Hello students, how you all? Fine. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ द boards CBSE as well as PSEB. So have a look upon the topic and try to understand it clearly. हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड कर दी हुई है कि फ्यूल कौन था, कब उसका बर्थ हुआ था एंड सो ऑन। सो फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के लिए, ये भी मैंने आपको बताया है। ये प्रिंसिपल्स बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ और फॉर योर स्टडी ऑल्सो। सो let us do our topic. First principle given by fuel है principle of division of work या specialization। इसका क्या मतलब है? इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने मैनेजर्स को समझाया है कि वो अपने काम को पहले अच्छे से डिवाइड कर लें। इसका मतलब है कि किसी एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं आना चाहिए और ये ना हो कि किसी पे सारा बर्डन आ जाए और कोई पूरी तरह फ्री रह जाए। नो, पहले अपने टास्क को पूरी तरह से डिवाइड कर लो, फिर हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर दो। इससे क्या होगा, वो पर्सन अपने ही काम को मतलब उसको सारे काम परफॉर्म नहीं करने होंगे, हर पर्सन को एक एक काम परफॉर्म करना होगा जिसकी उसको प्रॉपर नॉलेज होगी, जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा। अब जब एक ही काम को वो बार बार परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद उस काम के लिए उसमें क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन, मतलब वो उस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाएगा। तो डिवीज़न ऑफ टोटल टास्क का हमारा क्या मकसद है, इससे क्या होगा, लाइटन द बर्डन, इससे लोगों का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा कि एक ही पर्सन को सारे काम परफॉर्म नहीं करने होंगे। सेकंड थिंग, जब हम सबको अलग अलग काम सौंप देंगे तो वो अपना अपना काम करके कुछ टाइम बाद उस टॉपिक के बन जाएंगे स्पेशलिस्ट, मीन्स एक्सपर्ट। सो नाउ सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। पहले हमने डिस्कस किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी काम की जिम्मेवारी देना। जब हम किसी को कोई जिम्मेवारी देते हैं तो साथ में अथॉरिटी मतलब पावर्स, अथॉरिटी का मीनिंग मैंने आपके साथ आई रिमेंबर डिस्कस किया हुआ है अपने किसी लेक्चर में। अथॉरिटी का मतलब होता है वो काम करने के लिए उसको कुछ पावर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि बिना पावर्स के कभी भी कोई पर्सन अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गो साइड बाय साइड, मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो साइड बाय साइड। इसका मतलब है जब हम किसी को कोई काम सौंपेंगे तो साथ में उसको अथॉरिटी देनी भी ज़रूरी है, बट शुड कमेंसुरेट विद ईच अदर, मतलब उसका प्रपोर्शन डिसाइड करके चलना है। क्यों प्रपोर्शन डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने उसको अथॉरिटीज़ उस हिसाब से प्रोवाइड करनी है। उसका क्या रीज़न है, अगर हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटीज़ पावर्स प्रोवाइड कर देंगे तो वो पर्सन डेफिनेटली कभी ना कभी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना शुरू कर देगा। और अगर हम उसको अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो पर्सन अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात के लिए उसको अपने सुपीरियर को, अपने हेड को विजिट करना होगा, उसकी परमिशन मांगनी होगी। तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस वो अपने अपने हेड के सामने रख ही ना पाए। उसकी बजाय अगर हम उसको पावर्स प्रोवाइड कर देते तो शायद वो अपने लेवल पे डिसीजन लेके हमें ज़्यादा अच्छा काम करके रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड कर देता। इसीलिए ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी उन दोनों के बीच में एक पैरिटी मतलब एक बैलेंस हमेशा बना के चलना है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन का मीनिंग तो आप स्टूडेंट से ज़्यादा कोई अच्छा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है डिसिप्लिन क्या होता है और इसको कैसे तोड़ना है। इस काम में तो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते हैं, मैक्सिमम, नॉट ऑल। कुछ बच्चे तो नो डाउट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन कईयों को डिसिप्लिन हमेशा तोड़ के मज़ा आता है। तो डिसिप्लिन का मीनिंग तो आई थिंक आप सबको पता ही है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो आपसे ऊपर है,
उनको ओबे करना, उनकी बात को मानना, बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना, ये सब डिसिप्लिन। अब उन्होंने फेयोल ने यहाँ पे कहा है कि बिजनेस में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। पर आगे उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो डिसिप्लिन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बिजनेस में, उसके लिए सुपरविज़न ज़रूरी है। जैसे कि आपको सुपरवाइज करते हैं आपके टीचर्स, वो तो हो गई स्कूल की बात। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सुपीरियर का सुबॉर्डिनेट को, हेड का अपने से लोअर वाले पर्सन को सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स को क्लियर करना ज़रूरी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब है अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर कोई गलती करे तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है वन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। एक पर्सन का बॉस एक ही होना चाहिए। अगर हम पर्सन्स के बॉस एक से ज़्यादा रख देंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। देखो, ग्रुप में पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उनका बॉस जो है वो एक ही होना चाहिए। क्यों, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। मान लो एक पर्सन के बॉस एक से ज़्यादा हैं, तो या तो उसको इसके वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है या फिर उसको वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। कैसे? एक प्रॉब्लम उसको ये आ सकती है, एक बॉस कहेगा तूने पहले मेरा ऑर्डर मानना है, दूसरा बॉस कहेगा कि तूने पहले मेरा ऑर्डर मानना है। तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी कि वो किसकी बात पहले माने। और नहीं मानता, जिसकी नहीं मानता उसकी उसको डांट भी सहनी पड़ेगी। और अगर इससे ऑपोजिट, वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकता है। क्यों, कैसे? वो एक बॉस को कहेगा कि उसको, मान लो बॉस ने पूछा तूने मेरा काम क्यों नहीं किया, वो झूठ बोल सकता है कि मैं तो दूसरे वाले सर के काम में बिजी था। और दूसरे वाले को भी सेम बात बोल सकता है कि मैं तो पहले वाले सर के काम में बिजी था। तो इस तरह से वो अपने आप को काम से इस्केप, मतलब बचा भी सकता है और एक दूसरे की आड़ लेके दोनों के काम से भाग सकता है। तो इसके दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए बेटर यही है, हमें बेटर रिजल्ट्स तभी मिलेंगे अगर एक पर्सन का बॉस एक ही होगा। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बिजनेस में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। इसका मतलब है सभी को एक ही दिशा में चलाना। जिस ग्रुप का टारगेट सेम है उस ग्रुप के प्लान भी जो है वो सेम होने चाहिए और उनका हेड भी एक होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करनी आसान हो जाएगी और सारे सेम तरीके से काम करेंगे तो वो काम को करना भी आसान हो जाएगा। और क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे लिए बिजनेस का गोल अचीव करना भी आसान हो जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को हमेशा एक ही प्लान देना चाहिए। मतलब जिनका काम सेम है उनका प्लान भी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है हमने हर अकेले अकेले पर्सन का इंटरेस्ट इस हिसाब से क्रिएट करना है कि जो भी वो काम करे वो कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कॉमन फायदे के लिए होना चाहिए। कॉमन फायदा किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का। मतलब हर बंदा काम करे बिजनेस के लिए। अगर हर बंदा अपने अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा तो सब अलग अलग दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो सबको सेम दिशा में चलाने के लिए हमें हार्मोनी, मतलब बैलेंस करना पड़ता है। अकेले अकेले पर्सन के इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट के साथ, कॉमन इंटरेस्ट मतलब हमारे बिजनेस के गोल की तरफ सबको हमें चलाना पड़ता है, तब जाके हमारा बिजनेस का मेन गोल अचीव होता है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। ये पॉइंट तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि वर्कर्स को जो हमने रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस वगैरह देनी है वो फेयर होनी चाहिए। हर चीज़ को ध्यान में रख के देनी चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, या आज हमारी लिविंग्स में कितने खर्चे, कितनी महंगाई चल रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और वो कितना काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो फेयर बनता है, जितना सही बनता है, हमें वर्कर्स को उतनी ही रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझा दूं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट सारी पावर्स, सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखती है और अपने से लोअर वालों को सिर्फ ऑर्डर्स जारी करती है और लोअर लेवल वालों को टॉप लेवल के ऑर्डर्स को सिर्फ मानना है। मतलब लोअर लेवल वालों को कोई भी पावर्स प्रोवाइड नहीं की जाती, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब टॉप लेवल सारी पावर्स अपने हाथ में ना रख के आगे आगे लेवल पे पावर्स प्रोवाइड करता रहता है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होनी ज़रूरी है, तो उनका एक प्रोपोर्शन डिसाइड करना होता है, डिपेंड करता है हर बिजनेस पे। इसका हम कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं कह सकते कि इतनी सेंट्रलाइजेशन चाहिए, इतनी डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, नहीं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है बिजनेस किस तरह का हम कर रहे हैं और हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे पास कैसे एम्प्लॉयज़ हैं। तो जनरली हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और स्मॉल कंपनी चाहे तो अपना पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड रख सकती है, लेकिन जहाँ पे लार्ज कंपनी होगी वो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम कभी भी अडॉप्ट नहीं कर सकती, उसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना होगा। मतलब अपने से लोअर लेवल वालों को कुछ पावर्स प्रोवाइड करनी होंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये इंडिविजुअली भी जितने भी हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, इसमें से कोई भी प्रिंसिपल 2 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, तो आपने हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है हमारी बिजनेस में एक चेन बनी होती है पार्स के अकॉर्डिंग। पार्स के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे मान लो टॉप पे आ रहा है पर्सन ए, उससे लोअर लेवल पे एक डिपार्टमेंट पे आ रहा है एल, दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहा है बी। अब यहाँ पे एल के नीचे आ रहा है एम, एम के नीचे आ रहा है एन। इस साइड ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है और सी के नीचे डी है। अब अगर कोई कम्युनिकेशन करनी होगी ना, वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग कैसे होगी, पहले ये समझिए। मान लो डी को एन से कोई बात करनी है, तो वो पता है कैसे होएगी? डी से पहले जाएगी बात सी तक, सी से जाएगी बी तक, बी से ए तक, ए से एल तक, एल से एम तक और एम से एन तक। इस तरह डी से बात पहुंचेगी एन तक। अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो जनरली स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन कई बार हमें क्विक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन इमीडिएट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। वो कौन सा है? नॉर्मली चेन फॉलो करनी है, लेकिन इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है डी एन से सीधा भी कन्वर्सेशन कर सकता है, इग्नोर करके बाकियों को। तो अगर वो डी से सीधा कम्युनिकेट करेगा तो उसको क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। इज इट क्लियर? गैंग प्लैंक का मतलब हो गया कि जब हम चेन को फॉलो ना करते हुए क्विक कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये पॉइंट काफ़ी सिंपल है। ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज़ को प्रॉपरली अरेंज करके रखना। मैन एंड मटेरियल, मतलब हर चीज़ की एक जगह फिक्स होनी चाहिए।
ताकि हमें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें उसे बार बार ढूंढना ना पड़े। और सबके लिए इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि जो भी यहाँ से ये वाला सामान उठाएगा वो वापस इसको यही पर्टिकुलर प्लेस पे रख के जाएगा। मैन हर पर्सन की जगह फिक्स होनी चाहिए, उसका ऑफिस, उसकी प्लेस ऑफ वर्क फिक्स होनी चाहिए, ताकि अगर हमें उस पर्सन तक अप्रोच करना है तो भी हम बिना टाइम को वेस्ट किए आसानी से उस तक अपनी पहुंच बना सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबरी से देखना, सबके साथ जस्टिस करना। काइंडलीनेस मतलब सबके साथ एक काइंडनेस से, पोलाइटनेस से, प्यार से पेश आना। तो हमें जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जस्टिस करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनके साथ एक काइंड बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हों, समझने के लिए तैयार हो और उसे फॉलो करें, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब है हमने अपनी लेबर को सेटिस्फाई करवाना है ताकि वो उनकी स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी रहे मतलब वो एक जगह पे टिके रहें, वो हमारी जॉब छोड़ के ना जाएं। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर बार बार हमारी लेबर जॉब छोड़ के जाएगी तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और पैसा भी बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि हमें दोबारा से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नया पर्सन आके एडजस्ट होने में टाइम भी लगाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसा और मनी बहुत वेस्ट हो रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस जगह पे लेबर नहीं टिकती उसकी रेपुटेशन भी लोगों की नज़रों में डाउन हो जाती है, वहाँ पे लोग जॉब के लिए अप्लाई करना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। टेन्योर ऑफ पर्सोनल का मतलब है जो लेबर है हमारी वो स्टेबल टिकी रहनी चाहिए, जॉब छोड़ के नहीं जानी चाहिए, हमने उनको इस हिसाब से सेटिस्फाई करवाना है। देन है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पावर ऑफ थिंकिंग आउट अ प्लान एंड इंश्योरिंग इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक कोई नया प्लान लेके आना और उसको लागू करना। तो अपने मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे टू डू समथिंग न्यू। किसी नए काम के लिए वो इनिशिएटिव लें, पहल करें कि वो भी कुछ नया करने की एक कोशिश करें अगर उनके दिमाग में कुछ है। क्योंकि हर पर्सन का माइंड अलग तरह से काम करता है और हर पर्सन में कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी क्रिएटिविटी शो करेंगे। तो मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ज़रूर लें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब है हमने अपने एम्प्लॉयज़ के अंडर टीम स्पिरिट भरना है, उनको ये सिखाना है कि मिलके काम करना है, उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी कि उन्होंने ईमानदारी से काम करना है, और डिवोशन की मतलब पूरी लगन से अपने आप को पूरा डिवोट करके उन्होंने अपना काम परफॉर्म करना है। ये इस चीज़ के लिए भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए। तो ये है फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की मैनेजमेंट करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस टॉपिक को अच्छे से समझ के याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपनी स्टडी को ऑनलाइन अच्छे से ऐसे ही करते रहिए और अपनी क्वेरीज भी अगर हो तो मेरे से करते रहिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू once again.